नमस्कार, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू स्टडी कैपिटल पर बीएचयू बीए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। मैं ये बातें आपको बार बार बता करके समय नहीं वेस्ट करना चाहता। बस आपको इतना बता दे रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो भी वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या फिर अगर देख भी लिया है तो बार बार उन वीडियोज़ को देखिए। जैसे भी आप चाहें अपनी तैयारी कर सकते हैं, पुस्तकों के माध्यम से कर रहे हैं या फिर हमारे वीडियोज़ के माध्यम से कर रहे हैं। जो भी हो, आप अपने समय की यूटिलाइज कीजिए और लगातार बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आज हमारा सामान्य विज्ञान का जीव विज्ञान शुरू होने वाला है, जिसमें हम क्विज के माध्यम से जीव विज्ञान के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएचयू बीए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपके कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ जो सूचनाएँ हैं, अपडेट हैं, जानकारियाँ हैं, वो भी सबसे पहले दी जाती हैं। और काउंसलिंग तक, एडमिशन तक बीएचयू स्टडी कैपिटल आपकी सहायता लगातार करता रहता है। सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही नहीं, जब आप वहाँ पर काउंसलिंग कराने आएंगे तो हमारी टीम रहती है और आपकी पूरी सहायता करती है, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। चाहे वो डॉक्यूमेंट वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, हर प्रकार से आपकी सहायता की जाती है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न में किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। आपका समय शुरू होता है अब। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। 3 सेकंड बचा हुआ है, आपका समय लगभग हो चुका है। इसका सही उत्तर है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन शब्द के जनक कौन हैं? विटामिन शब्द के जनक कौन माने जाते हैं? एम डेविस, कासिमिर फंक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कोच। आपका समय आपसे शुरू हो चुका है। विटामिन शब्द के जनक कौन हैं? 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, आप सभी को पता ही है। एम डेविस, कासिमिर फंक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। इसका सही उत्तर होगा कासिमिर फंक। मैं आपको चाहूँ तो और भी समय दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको अगर और भी समय चाहिए तो मैं और भी समय दूंगा, लेकिन आप लोगों का समय ज़्यादा यूज ना हो जाए इसमें, इसीलिए मैं कम समय में चाहता हूँ कि आप यूटिलाइज कर ले जाएं और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा चीज़ें बता दी जाएँ। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि क्विज के माध्यम से पूछिए, इसलिए मैं क्विज के माध्यम से पूछता हूँ। और सही भी बात है कि क्विज के माध्यम से पूछूंगा तो आपकी चीज़ें अच्छे से तैयार होंगी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। आपका समय शुरू हो चुका है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। आपका 4 सेकेंड और बचा हुआ है। समय आपका हो चुका है। स्कर्वी रोग होता है, मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। निक्टलोपिया यानी रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12। ये सभी आप मार्क करते चलिए कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर सही आ रहा था। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही आज दिया है। इसका सही उत्तर है ए। रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी? कॉलोलॉजी, ओंकोलॉजी या फिर ट्रेमेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी? इसका सही उत्तर देने के लिए आपको मैं अभी से 10 सेकंड का समय देता हूं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? 10 सेकंड होने में आपके 5 सेकंड और बचे हुए हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ट्रेमेटोलॉजी। ठीक है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या फिर नेत्र रोग? 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। और देखिए, ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर 10 सेकंड में आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 10 सेकंड बहुत ही कम समय होता है। अगर इसमें आप कुछ प्रश्नों का भी उत्तर अगर सही दे जा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छा अभ्यास करते रहिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती रहे। इसीलिए मैं आपको कम समय देता हूँ, जिससे शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा चीज़ें भी पता हो जाएं और आपका अभ्यास और भी बेहतर ढंग से हो सके। इसका सही उत्तर होगा शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स जो है वो शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेड्यूला, सेरेब्रम, थैलमस या फिर हाइपोथैलेमस? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेड्यूला, सेरेब्रम, थैलमस या फिर हाइपोथैलेमस? 10 सेकंड आपके लगभग हो चुके हैं। इसका सही उत्तर है मेड्यूला, क्योंकि मेड्यूला जो है वो अग्र मस्तिष्क नहीं बल्कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी हिंड माइंड का हिस्सा है।
हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल या फिर मेटाकार्पल। 10 सेकंड का समय आपको अब से दिया जा रहा है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, इसमें कार्पल वाला ही ऑप्शन सही होगा। अब आप बताइए कार्पल या फिर मेटाकार्पल। इसका सही उत्तर होगा मेटाकार्पल। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को कहते हैं मेटाकार्पल, और शायद जो कलाई में हड्डी पाई जाती है उसको कहते हैं कार्पल। सर्वजन रक्तदानी समूह किसे कहा जाता है? सर्वजन रक्तदानी समूह किसे कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ए को, ए बी को, ओ को या फिर बी को। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, काफ़ी कॉमन प्रश्न है। सर्वजन रक्तदानी समूह किसे कहा जाता है? आपका 10 सेकंड हो चुका है। मैं इसका सही उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है ओ। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वजन रक्तदानी समूह कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 25 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75% या फिर 80 से 85%। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा कितनी होती है? 4 सेकंड और बचे हुए हैं। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है लगभग 55 से 60%। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? रक्त के लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, लोहिताणु या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका 10 सेकंड शुरू हो चुका है। रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, लोहिताणु या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 सेकंड और बचे हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। रक्त लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। सामान्य मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार के लगभग कितने प्रतिशत होता है? सामान्य मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार के लगभग कितने प्रतिशत होता है? 77%, 21%, 14% या फिर 7%। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। सामान्य मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार के लगभग कितने प्रतिशत होता है? आप इसका सही उत्तर दीजिए। आपका समय लगभग हो चुका है। इसका सही उत्तर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है 7%। रक्त है अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय या फिर उदासीन। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया। साइंस वाले तो तुरंत बताएंगे, आर्ट्स वालों को नहीं पता है। मैं अभी आपको उत्तर बताऊंगा तो आप रट जाइएगा, सीधा इसमें सोचिएगा मत ज़्यादा। रक्त क्या है? अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय या फिर उदासीन। समय हो चुका है। इसका सही उत्तर है क्षारीय। अगला प्रश्न मैं बताऊंगा, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा क्यों क्षारीय है। रक्त का पीएच मान क्या है? रक्त का पीएच मान क्या है? 5.5, 6.2, 7.4 या फिर 8.7। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया और मैंने आपको उधर बताया है कि क्षारीय है। इसका मतलब आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन गलत है। आप पहले ही चूज़ कर सकते हैं। रक्त का पीएच मान क्या है? आपका समय हो चुका है। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 है, इसीलिए ये बेसिक है। ये एसिडिक नहीं होता है, क्षारीय होता है रक्त, यानी बेसिक होता है। मनुष्यों में यूरिया कहाँ बनता है? मनुष्यों में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। मनुष्यों में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सही उत्तर है यकृत। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन सा नहीं है? वसा में घुलनशील निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन बी सी। 10 सेकंड शुरू हो चुका है आपका। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है? 5 सेकंड और आपके बचे हुए हैं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी सी। विटामिन बी और सी जो है वसा में घुलनशील नहीं होता है, बल्कि विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होता है? वाटर में डिजॉल्व होता है, लेकिन वसा में नहीं। इंसुलिन एक प्रकार का है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या फिर नमक है? आपका सही समय शुरू हो चुका है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या फिर नमक है? 4 सेकंड बचे हुए हैं। इसके बाद आपको सही उत्तर देता हूँ। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इसका सही उत्तर है हार्मोन। इसका सही उत्तर है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? 4 सेकंड और बचे हुए हैं। इसका सही उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है मस्तिष्क के नीचे।
ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, मैलियस, स्टेपिज या फिर इनकस। 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, मैलियस या फिर स्टेपिज या फिर इनकस। 10 सेकंड आपका लगभग हो चुका है। इसका सही उत्तर देने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है स्टेपिज। स्टेपिज जो है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है और यह कान में यानी आपके कर्ण गुहा में पाई जाती है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? डिप्थीरिया, क्षय रोग यानी टीबी, टिटनेस, खसरा, किस में प्रयोग होता है? ये प्रश्न मैं अब आपको रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आखिरी आपके होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा हूँ कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? डिप्थीरिया में, क्षय रोग में, टिटनेस में, खसरा में। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, मैं आपको बताऊँगा आप उत्तर सही बता रहे हैं या फिर गलत। मैं आपको सही उत्तर उसका आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत क्लियर कर दूँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगला पार्ट जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट डे लेकर के हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए होती है। इसलिए आप लोग वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, जिससे आपके रिस्पांस का हमें पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।